दुनिया का सबसे खूंखार तमाशा वह अपने देश पर शासन कैसे करता है। उत्तर कोरिया में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है, इसकी कल्पना करते ही आपको घुटन महसूस हो सकती है। सरकार अपने नागरिकों के बारे में के हर पहलू को कैसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करता है। कौन कहाँ रहेगा, कौन क्या करेगा, वे क्या पढ़ेंगे, सब कुछ सरकार द्वारा तय किया जाता है। आपके कपड़े, आपका हेयर स्टाइल, आप जो फ़िल्म देखते हैं, सरकार आपको यह सब बताती है। आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी समय स्क्रीनशॉट ले लेगा और स्क्रीनशॉट सरकार को भेज दिया जाता है, ताकि उन्हें पता चले कि आप अपने फ़ोन पर क्या देखते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए उसके पोते पोतियों को भी सजा मिल सकती है। साक्ष्य के आधार पर दोष का कानून है। एक ही परिवार के सदस्य भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। वे अपने भाई बहन, माता पिता या बच्चों से बिना डर के बात नहीं कर सकते। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में किम जोंग उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। एक खामोश क्रांति चल रही है जिसका नेतृत्व उत्तर कोरियाई महिलाएं कर रही है। नमस्कार दोस्तों। 1981 में एक गर्भवती महिला का उत्तर कोरिया के राजनीतिक कारागार की शिविर संख्या 14 में कैद कर लिया गया। दरअसल उत्तर कोरियाई सरकार साझेदारी से दोषी की अवधारणा में विश्वास करती है। महिला ने जेल में ही बच्चे को जन्म दिया। उसने अपने बच्चे का नाम सिंग डोंग ह्यूक रखा और इस लड़का जेल में ही पला बढ़ा। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक अपराध करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में भेज दिया जाता है। एक व्यक्ति ने के कर्मों का दंड 3 पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। यानी अगर किसी के दादा अपराध करते हैं तो पोते तक को जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए सिन डॉक ह्यू जेल में पले बढ़े, क्योंकि उत्तर कोरियाई सरकार का मानना था कि उसके खून अशुद्ध हो गया है। उन्होंने अपना बचपन जेल में भयानक परिस्थितियों में बिताया। उन्हें खाने के लिए केवल थोड़ी सी मक्के की खिचड़ी दी जाती थी। उन्हें जीवित रहने के लिए घास, चूहे खाने पड़ते थे। इस जेल शिविर में लगभग 20,000 कैदी थे और शिविर के नियम बहुत ही सरल थे। भागने की कोशिश करने पर आपको गोली मार दी जाती थी। अगर आप किसी को भागने की योजना बनाते हुए सुनते हैं और इसकी सूचना नहीं देते हैं तो आपको भी मौत की सजा दी जाती थी। एक दिन जब सिंग डोंग ह्यू 13 साल का था, उसने अपनी माँ और भाई को जेल से भागने की योजना बनाते हुए सुना। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। वह छोटा सा बच्चा था और भूखा भी था। इसलिए वह गया और पहरेदारों को बता दिया कि इस उम्मीद में कि पहरेदार उसे कुछ अतिरिक्त खाना देंगे। 7 महीने बाद कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया और सिंग डोक ह्यू को सबसे आगे लाइन में खड़ा किया गया। फिर उसकी आंखों के सामने जेल के पहरेदारों ने उसकी मां को फांसी पर लटका दिया और उसके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। सिन डॉक ह्यू को यह सब देखने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद 6 महीने तक उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। 2005 में 23 साल की उम्र में सिन डोक ह्यूक ने जेल शिविर से भागने की कोशिश की। किस्मत उसके साथ रही थी कि वह सफल रहा। सुरक्षाकर्मियों की नज़र से बचकर वह किसी तरह उत्तर कोरिया से भाग निकला और चीन पहुंचकर दक्षिण कोरिया चला गया और इसी वजह से दुनिया को उसकी कहानी पता चली। बाद में सिंह मानवाधिकार कार्यकर्ता बन गया। उसकी आवाज़ संयुक्त राष्ट्र तक भी पहुंची और उस पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई, कैंप 14 से पलायन। बाइबल में हम स्वर्ग और नरक के बारे में पढ़ते हैं। नरक में आत्माओं को आग की लपटों के बीच रहना पड़ता है। जेल शिविर भी कुछ ऐसा ही था। सिंह जैसे बचे हुए लोगों द्वारा बताई गई कहानियों के आधार पर इस वीडियो में आइए समझते हैं कि उत्तर कोरिया में रोजमर्रा की जिंदगी कैसे होती है। आम लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं। दुनिया की सबसे भयानक तानाशाही में उत्तर कोरिया की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है। विश्व मानचित्र पर आप इसे दक्षिण कोरिया के ठीक नीचे देख सकते हैं। पश्चिम में इसके बगल में विशाल चीन है और उत्तर आप रात में इस मानचित्र की सैटेलाइट इमेज देखें तो आपको कुछ बहुत ही अजीब दिखेगा। आप चीन और दक्षिण कोरिया को रोशनी से जगमगाते हुए देख सकते हैं, लेकिन यहाँ बीच में केवल अंधेरा है। यह है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK।
यह उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है और दिलचस्प बात यह है कि उसके देश के नाम में भी लोकतांत्रिक शब्द छिपा हुआ है। इससे आपको यह पता चलता है कि केवल खुद को लोकतांत्रिक कहना ही आपका वास्तव में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं बना देता। उत्तर कोरिया में लोग रात में पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते, वे शाम 7 बजे सो जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है। 1995 में उत्तर कोरिया में मेढक की आबादी धीरे धीरे घट रही थी। बाद में लोगों को एहसास हुआ कि वहां के लोग इतने भूखे थे कि उन्होंने मेढक का शिकार करना शुरू कर दिया। 1995 से 1998 के बीच उत्तर कोरिया में बड़ा अकाल मानव निर्मित सबसे बड़ी आपदाओं में से एक था। भूखमरी से मरने वालों की सही संख्या कभी सामने नहीं आई, लेकिन अनुमान है कि इसमें 5 लाख से 20 लाख लोग मारे गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर कोरिया की स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया से भी कहीं अधिक समृद्ध था। 1980 में प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में उत्तर कोरिया भारत और चाइना दोनों से अलग था, आगे था। यहाँ सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, हीटिंग और परिवहन जैसी सुविधाएं मिलती थी। 1950 से 1980 के बीच उत्तर कोरिया के जीडीपी में लगभग 4.5% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई, लेकिन उनकी समस्याएं 90 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के साथ शुरू हुई। मॉस्को में हथौड़ा और दराती का झंडा आखिरी बार नीचे उतारा गया और एक युग का अंत हो गया। सोवियत संघ उत्तर कोरिया को सस्ता तेल और भोजन मुहैया कराता था। सोवियत संघ के पतन के बाद उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। बिजली स्टेशन बंद हो गए, बिजली गुल हो गई और लोग भूख से मरने लगे। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को इस शर्त पर मदद करने की पेशकश की कि वह अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम को बंद कर दे, लेकिन उत्तर कोरिया ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते अमेरिका और बाकी दुनिया ने उसे अलग थलग कर दिया। अगस्त 1995 में भीषण बाढ़ आई और उत्तर कोरिया के पास न तो नकदी थी और न ही कर्ज, लेकिन साथ ही उनमें अपने लोगों की मदद के लिए समझौता करने का विनम्रता भी नहीं थी। स्थिति साल दर साल बिगड़ती गई और उत्तर कोरियाई सरकार ने अपना सारा ध्यान इस मामले को दबाने पर केंद्रित कर दिया। उसकी राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ खुद की स्थिति समाजवाद के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने शहर से सभी बेघर और भूखे लोगों को हटा दिया। यहाँ रहने वाले सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं को सभी सुविधाएं दी गई, लेकिन शहर के बाहर की स्थिति भयावह होती गई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भूख से मर रहे थे। अपनी पुस्तक द ग्रेट नॉर्थ कोरियन फेमिनाइन में एंड्रूज नेत्सियोस ने लिखा है कि उत्तर कोरियाई परिवार अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों को भूख से मरने देते थे ताकि वे खुद जीवित रह सके, ताकि परिवार के युवा सदस्यों को भी भोजन मिल सके और वे जीवित रह सके। कई दादा दादी ने अपने बच्चों के जीवित रहने के लिए भूख से मरना चुना। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उत्तर कोरिया एक कड़े नियंत्रण वाले तानाशाही शासक के अंडर में था, एक सर्वाधिकारवादी तानाशाही। जब अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और जर्मनी जैसे देशों को हराया था, तो कोरियाई प्रायद्वीप पर जापान का कब्जा समाप्त हो गया। और जब अमेरिका और सोवियत संघ ने देश को 2 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया, उत्तर कोरिया सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया और दक्षिण कोरिया अमेरिका के पास चला गया। उन्होंने जर्मनी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। द्वितीय विश्व युद्ध से हिटलर को हराने के बाद जर्मनी को भी 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के प्रभाव में था और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के प्रभाव में। इसी तरह उत्तर कोरिया भी सोवियत संघ से प्रभावित हुआ और उसने भी वही विचारधाराएं अपना ली। यह एक समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य बन गया और जापान के विरुद्ध लड़ने वाले गुरिल्ला नेता किम इल सुंग देश के पहले सर्वोच्च नेता बने। तब से यह परिवार देश पर शासन करता आ रहा है। आज किम इल सुंग के पोते किम जोंग उल देश के सर्वोच्च नेता और तानाशाह है। इस देश को कम्युनिस्ट तानाशाही कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यह एक परिवार प्रधान तानाशाही है। इस देश की सरकार जो भी करती है वह किम परिवार के शासन को आगे बढ़ाने के लिए करती है। सरकार लोगों के निजी जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने का भरसक प्रयत्न करती है।
कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, कहाँ पढ़ेगा, सब कुछ सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा लोग टीवी पर क्या देखते हैं, इंटरनेट पर क्या देखते हैं, कहाँ यात्रा करते हैं, उनके बाल कैसे संवारे जाते हैं, हर एक चीज़ सरकार के नियंत्रण में है। स्कूल से लेकर जहाँ स्कूली शिक्षा मुफ्त है और हाई स्कूल जाना अनिवार्य है, जो लोग स्कूल नहीं जाते उन्हें दंडित किया जाता है। लेकिन समस्या यह नहीं है, स्कूलों में शिक्षा का कोई स्तर भी नहीं है। शिक्षक रिश्वत लेने के बाद ही बच्चों पर ध्यान देते हैं और इसलिए जिनके पास पैसा है वे घर पर निजी ट्विटर रखते हैं। प्योंगयांग में रहने का मौका मिलना एक सौभाग्य है और आपके बच्चे के लिए इस तरह के संस्थान में पढ़ना तो और भी बड़ा सौभाग्य है। उत्तर कोरिया के स्कूल के ज़्यादा वीडियो उपलब्ध नहीं हैं। स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है वे उन स्कूल के हैं जिन्हें उनकी सरकार दुनिया के सामने पेश करना चाहती है। ये स्कूल सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। स्कूल के बाद छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और रिश्वतखोरी से उन्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। कॉलेज के बाद पुरुषों को अनिवार्य रूप से सेना में सेवाएं देनी पड़ती है, जो 10 साल तक हो सकती है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो तानाशाही होने के बावजूद उत्तर कोरिया में हर 5 साल में संसदीय चुनाव होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सीट से सिर्फ सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई इसके खिलाफ वोट देता है तो उसे देशद्रोही माना जाएगा। ऐसा करने पर उनकी गुप्त पुलिस घर पहुंचकर उसको पागल घोषित कर देती है। यह गुप्त पुलिस क्या है, इस बारे में इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। यही कारण है कि उत्तर कोरिया में मतदान प्रतिशत 99.9% से अधिक है। यहाँ लगभग हर व्यक्ति वोट देता है। सरकार मतदान को एक अनौपचारिक जनगणना मानती है और उसका इस्तेमाल लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए करती है। उत्तर कोरिया में सरकार ही तय करती है कि लोग किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं, उनके बाल कैसे संवार सकते हैं। उनके पास स्वीकृत बालों की एक लिस्ट है। फिलहाल पुरुष के लिए सिर्फ 15 और महिलाओं के लिए भी 15 बाल संवारने स्वीकृति दी गई है। आप 2017 के एक समाचार लेख की यह तस्वीर देख सकते हैं। इसमें पुरुषों के लिए स्वीकृत 15 बाल संवारने दिखाई गए हैं। अगर आप उत्तर कोरिया के बाल कटवाना चाहते हैं तो आपको इन 15 हेयर स्टाइल में से ही एक को चुनना होगा। एक बात जो आप देखेंगे वह यह है कि तानाशाह किम जोंग उन का हेयर स्टाइल इस स्वीकृति सूची से अलग है, क्योंकि किसी और का वह हेयर स्टाइल रखने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। उत्तर कोरिया में कोई भी उनके जैसा चश्मा भी नहीं पहन सकता। इस देश में लोग अपने बालों को रंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि रंगाई पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा कपड़े की बात करें तो नीली जीन्स, फटी जीन्स, स्किनी जीन्स भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े भी प्रतिबंधित है, क्योंकि उन्हें पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव माना जाता है। लड़कियों के लिए तंग पोशाकें, छोटी स्कर्ट और धूप से बचने वाली टोपी भी वर्जित है। इन नियमों के अलावा आपके कपड़ों पर किसी भी तरह से पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव नहीं होना चाहिए। महिलाएं लाल लिपस्टिक नहीं लगा सकती। मेकअप को भी पश्चिमी प्रभाव माना जाता है, इसलिए केवल न्यूनतम मेकअप की अनुमति दी गई है। अब इतने सारे नियम के बाद आप सोच रहे होंगे कि इन नियमों को कौन लागू करेगा। इसके लिए दोस्तों उत्तर कोरिया में एक फैशन पुलिस है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे फैशन पुलिस का सामना करना पड़ेगा। फैशन पुलिस लोगों पर गुप्त रूप से नजर रखती है। नियमों के विरुद्ध कपड़े पहनने वाले को सजा मिलती है। कुछ लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है तो कुछ लोगों को जेल भेज दिया जाता है। आखिर सरकार किसी व्यक्ति के पहनावे पर इतना नियंत्रण क्यों रखना चाहती है? इसका कारण यह है कि सरकार फैशन को एक सांस्कृतिक अतिक्रमण मानती है। उसका मानना है कि अगर यह पश्चिमी पूंजीवादी जीवन शैली उसके देश में आ गई तो यह देश के लिए खतरा बन जाएगा। उन्हें डर है कि अगर लोग विदेशी चीज़ों को पसंद करने लगे तो वे उनके देश को नापसंद करने लगेंगे। उत्तर कोरिया की सरकार इस मुद्दे को लेकर इतनी गंभीर है कि 2005 में उन्होंने हेयर स्टाइल को लेकर एक प्रचार श्रृंखला चलाई। आइए समाजवादी जीवन शैली के अनुसार अपना बाल काटें। इस प्रचार श्रृंखला में दावा किया गया है कि लंबे बाल रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे व्यक्ति की बुद्धि कम हो जाती है। उत्तर कोरिया में आम नागरिकों के लिए नए उत्पादों और सेवाओं का विकास न के बराबर है।
हमारे देश की तुलना में जहां यूपीआई जैसे तकनीकी प्रगति काफ़ी अच्छी तरह से हुई, वहीं हर क्षेत्र में प्रगति नगण्य है। किसी भी देश में प्रगति के साथ साथ तकनीकी सेवाएं भी बढ़ती है। इस तानाशाही विचारधारा का अगला पहलू है लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण। लोग देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से नहीं जा सकते, इसके लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी और ऐसा करने पर का उद्देश्य भी बताना होगा। यह तो सिर्फ घरेलू यात्रा की बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना चाहता है, किसी दूसरे देश जाना चाहता है, तो इस पर और भी सख्त पाबंदी है। सरकार की इजाज़त के बिना कोई विदेश नहीं जा सकता और बिना इजाज़त के विदेश जाना देशद्रोह माना जाता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके पूरे परिवार को मजदूरी, यातना, उम्र कैद और यहाँ तक कि मौत की सजा भी दी जा सकती है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको शिन डोंग ह्यूक की जो कहानी सुनाई थी, क्या आप जानते हैं कि उसके पूरे परिवार को इस जेल शिविर में क्यों बंद किया गया था? क्योंकि शिन डोंग ह्यूक के चाचा दक्षिण कोरिया भाग गए थे और उनके परिवार की कई पीढ़ियां इसी जेल शिविर में कैद रही। उनकी सरकार इस मामले में इतनी सख्त है कि कोविड के बाद सीमा रक्षकों को आदेश दिया गया था कि बिना इजाज़त के देश के से बाहर जाने या अंदर आने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मार दी जाए। इस आदेश के चलते 14 लोगों को गोली मार दी गई, लेकिन इन खतरों को जानते हुए भी लोग देश से भागने की कोशिश करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग चीन भाग जाते हैं क्योंकि चीन की ज़मीनी सीमा से आना जाना आसान है, लेकिन चीन भी एक तानाशाही देश है और चीनी सरकार इन भागे हुए लोगों को उत्तर कोरिया को वापस सौंप देती है। 2023 की इस खबर को देखिए, चीन ने लगभग 5 लोगों को उत्तर कोरिया वापस भेज दिया। मनोरंजन की बात करें तो उत्तर कोरिया में कोई भी विदेशी फिल्म रिलीज नहीं होती। टीवी और रेडियो पर सिर्फ सरकारी चैनल ही चलते हैं जो सरकार के प्रचार में मदद करते हैं। सुबह का प्रसारण राष्ट्रगान और उत्तर कोरिया के पूर्व शासकों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू होता है। कार्टून दिखाए जाते हैं, शासन की प्रशंसा करने वाले समाचार कार्यक्रम दिखाए जाते हैं और जाहिर है शो के स्टार किम जोंग उन को भगवान की तरफ पेश किया जाता है, जिससे प्रशंसकों में दीवानगी पैदा होती है जो टेलर स्विफ्ट की याद दिलाती है। जनता का आदमी बाढ़ के पानी में भी उतरकर पेड़ों की डालियों से बाल बाल बचते हुए अपने नागरिकों को बचाता है। विदेशी शो और फिल्में देखना एक गंभीर अपराध है। पकड़े जाने वालों को कड़ी सजा मिलती है। 2022 की इस खबर को देखिए, दक्षिण कोरियाई ड्रामा देखने और उसे बांटने के जुर्म में 2 किशोरों को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सोचिए, एक बच्चा जो दक्षिण कोरियाई फिल्म देखना चाहता है, उसे 12 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए क्योंकि यह एक अपराध है। 2022 की एक और खबर देखिए जिसमें दक्षिण कोरियाई फिल्म और संगीत देखने और साझा करने के कारण एक युवक को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद देश में मनोरंजन की भारी कमी है, जिसके चलते लोग चोरी छिपे दक्षिण कोरियाई ड्रामा की तस्करी करते हैं। आपको स्थानीय ब्लैक मार्केट में दक्षिण कोरियाई फिल्म मिल जाएगी। पहले ये डीवीडी बेचते थे। लोग इन शो को घर पर देखने के लिए पुराने चीनी डीवीडी प्लेयर खरीदते थे। उन्हें पकड़ने के लिए सरकारी अधिकारी मनमाने ढंग से बिजली कट देते थे। बिजली कटने का मतलब था कि सीडी या डीवीडी फंस जाएगी और उसे डीवीडी प्लेयर से निकाल नहीं जा सकता। वे इस मौके का फायदा उठाकर अंधेरे में लोगों के घर में घुस जाते थे और जबरदस्ती डीवीडी प्लेयर खोलकर देखते थे कि कौन सी डीवीडी चल रही है। समय के साथ लोग यूएसबी स्टिक का इस्तेमाल करने लगे और उन्हें छिपाना बहुत आसान हो गया। भले ही उत्तर कोरिया में इंटरनेट कनेक्शन न हो, फिर भी वे अपने कंप्यूटर या नोटेल जैसे यूएसबी पोर्ट वाले चीनी वीडियो प्लेयर पर तस्करी की गई फिल्में और टीवी शो देख सकते हैं। इन विदेशी शो और फिल्मों को देखते समय लोग अपने घरों की बत्तियां को बंद कर देते हैं ताकि पड़ोसी भी उन्हें न देख सके और वो भी इतनी धीमी आवाज में कि सुनाई भी न दे। इंटरनेट की बात करें तो उत्तर कोरिया में इंटरनेट बेहद सीमित है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति मिलने के बाद हर 2 व्यक्ति के बीच में एक लाइब्रेरियन बैठाया जाता है ताकि आप इंटरनेट पर क्या खोज रहे हैं इस पर नज़र रख सके। हर 5 मिनट में कंप्यूटर का स्क्रीन ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाती है और इंटरनेट का आगे इस्तेमाल करने के लिए लाइब्रेरियन के फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है। एक व्यक्ति केवल 1 घंटे के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकता है और यदि उसे समय बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो उसे सरकार से दोबारा अनुमति लेनी पड़ती है।
आम लोगों के लिए उत्तर कोरिया सरकार ने एक अतिरिक्त इंटरनेट बनाया है। आप इसे इंट्रानेट समझ सकते हैं। लोग इस इंट्रानेट का उपयोग अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर करते हैं, जहां सब कुछ नियंत्रित होता है। इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों का चयन सरकार द्वारा विशेष रूप से किया जाता है और इस पर केवल कुछ ही वेबसाइटें हैं। इसके अलावा यह इतना महंगा है कि अधिकांश लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते। उत्तर कोरिया में सोशल मीडिया का कोई भी रूप मौजूद नहीं है। लोगों ने फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइटों का क्लोन बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे प्रयास विफल रहे। वहां बिकने वाले स्मार्टफोन बेहद सेंसर किए गए हैं। आप उन फोन से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कॉल नहीं कर सकते। फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी स्क्रीनशॉट ले लेता है। यह स्क्रीनशॉट सरकार को भेज देता है ताकि वे देख सके कि आप अपने फोन पर क्या देख रहे हैं। इसके अलावा इन स्मार्टफोन की सॉफ्टवेयर कोडिंग इस प्रकार की गई है कि केवल सरकार द्वारा अनुमोदित सामग्री ही दिखाई देती है। सरकार द्वारा अनुमोदित ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कोई ऐप स्टोर नहीं है। इसके लिए भी लोगों को दुकानों में जाना पड़ता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में लोगों का जीवन कितना घुटन भरा है। धर्म की बात करें तो उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक देश है। लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने या उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा करने पर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। यहाँ ईसाइयों को विशेष रूप से निशाना बनाया जाता है क्योंकि उन्हें अमेरिका से प्रभावी माना जाता है। हजारों ईसाइयों को राजनीतिक जेल शिविरों में बंद कर दिया गया है और उन पर अत्याचार भी किए जाते हैं। 2009 में री ह्योन ओक नाम की एक महिला को बाइबल बांटने के आरोप में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। उसके पति और 3 बच्चों को भी राजनीतिक जेल शिविर में भेज दिया गया। यह मुझे फिल्म ओह माय गॉड के एक प्रसिद्ध संवाद की याद दिलाता है कि जब आप लोगों से ईश्वर को छीन लेते हैं तो लोग कहीं और ईश्वर को पा लेते हैं। लोगों से उनका धर्म कभी मत छीनिए। छीनिए। अगर तुम लोगों से उनका धर्म छीनोगे वे आपका तो वो पूरी तुम्हें तरह से अपना नुकसान धर्म बना करेंगे। लेंगे। उत्तर कोरिया में किम परिवार एक तरह से धर्म बन गया है। विशेष रूप से उत्तर कोरिया के पहले सर्वोच्च नेता किम इल सुंग और दूसरे सर्वोच्च नेता किम जोंग इल। तो दोनों की पूजा भगवान की तरह की जाती है। इन दोनों नेताओं की तस्वीरें और मूर्तियां हर घर, हर दफ्तर, हर स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद है। उत्तर कोरिया में आप कहीं भी जाएं, आपको ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों नेता आप पर नजर बनाए रखे हैं, मानो वे जॉर्ज ओवरवेल के उपन्यास 1984 के बिग ब्रदर्स हो। गुप्त पुलिस हर घर की तलाशी लेती है और अगर आपके घर में उनकी तस्वीरें नहीं मिलती तो आप पर मुकदमा चलाया जाता है। लोगों को इन तस्वीरों और मूर्तियों की रक्षा करनी पड़ती है, भले ही इसका मतलब अपनी जान जोखिम में डालना क्यों न हो। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2020 में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें सुरक्षा के बजाय एक महिला के घर में जब आग लगी थी तो वे अपने बच्चे को चुना और फोटो और मूर्ति को उसी तरह आग में छोड़ दिया। उसके पश्चात उस महिला के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई और उन्हें फांसी की सजा दी गई। नमस्कार। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो यहाँ दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।